हेलो बच्चों, आज हम मानव तंत्र में चौथे तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और मानव का चौथा तंत्र कौन सा है? उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले हमने कौन सा तंत्र पढ़ा था? पाचन तंत्र। फिर हमने कौन सा पढ़ा? श्वसन तंत्र। फिर परिसंचरण तंत्र और चौथा क्या है? उत्सर्जन तंत्र। ये चार तंत्र ऐसे हैं, ये हमारे शरीर में हमें जीने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो सबसे पहले तो उत्सर्जन क्या होता है? आपने जितने तीनों जो तंत्र पढ़े हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इन सब के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ बनते हैं। और ये अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ कैसे होते हैं? नाइट्रोजन युक्त होते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और इनका शरीर से बाहर निकलना क्या होता है? आवश्यक होता है। तो शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो शरीर में से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट तीन प्रकार के होते हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहले अमोनिया। अमोनिया जो होता है, जैसे जितने भी जल में रहने वाली मछलियाँ हैं या उभयचर हैं या स्थिल मछलियाँ हैं या जलीय जो कीट हैं, उनमें किसका उत्सर्जन होता है? अमोनिया का होता है। और अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले क्या कहलाते हैं? अमोनोटैलिक जीव कहलाते हैं। अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है या सबसे ज़्यादा क्या होता है? विषैला होता है। और उसके उत्सर्जन के लिए जल की अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होती है। तो जितने भी जलीय जीव हैं जो जल के अंदर रहते हैं, वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। और अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीवों को हम अमोनोटैलिक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अमोनोटैलिज्म। नेक्स्ट है यूरिया। स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी हैं उसमें मनुष्य भी है, उसमें मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन होता है? यूरिया का होता है। हमारे शरीर में ये जितने भी स्तनधारी हैं उनमें भी हानिकारक पदार्थ तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है। और आपको अभी बताया कि अमोनिया क्या होता है? अत्यंत विषैला होता है। तो जो यकृत है वो इस अमोनिया को काय में परिवर्तित कर देता है? यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और इसके उत्सर्जन के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? यूरियोटैलिक। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यूरियोटैलिज्म कहते हैं। तीसरा है जो अपशिष्ट नाइट्रोजन अपशिष्ट है वो है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, इसमें भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। और यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो यूरिक अम्ल है वो पेस्ट या गोलिकाओं के रूप में त्यागा जाता है। जैसे पक्षी है, सरीसृप है, ये सब गोलिकाओं के या उसके रूप में उत्सर्जन करते हैं। पक्षी है, सरीसृप है, ये सब किसके अंदर आते हैं? यूरिक अम्ल में। तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? यूरिकोटैलिक। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिज्म कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के जो नाइट्रोजन अपशिष्ट हैं उनका क्या होता है? उत्सर्जन होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। अब मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, वैसे तो मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है? वृक्क हैं। वृक्क जो होते हैं वो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। लेकिन मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है वो किससे मिलकर बना है? एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग से मिलकर बना है। अब आपको ये डायग्राम दिख रहा है। यदि आपके एग्जाम में आता है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। तो आपको ये क्या दिख रही है? दोनों क्या है? वृक्क है, बायां वृक्क और दायां वृक्क। ये दो क्या है? मूत्रवाहिनी है। ये क्या है? मूत्राशय। और ये क्या है? मूत्रमार्ग। तो ये मानव के उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो कौन सा है? वृक्क है। यहीं पर रुधिर का क्या होता है? फिल्ट्रेशन या निस्पंदन होता है। और यहीं पर से यूरिन या मूत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। इसीलिए वृक्क क्या है? मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। वृक्क मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। ये 75 से 80% तरल अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालता है। हमारी बॉडी में जितने भी तरल अपशिष्ट हैं 75 से 80% उनको बाहर निकालने का कार्य कौन करते हैं? वृक्क करते हैं।
यह सेम के बीज की आकृति के गहरे लाल रंग की संरचना या भूरे रंग के भी होते हैं। तो आपको ये संरचना दिख रही है कैसी है, सेम के बीज। सेम की फली की हम सब्जी बनाते हैं, उसमें जो बीज निकलता है उसकी आकृति इसी तरह से होती है। तो सेम के बीज की आकृति की संरचना है जो आमाशय के नीचे कशेरुक दंड के दाएं व बाएं भाग में स्थित होते हैं। पीछे हमारी कशेरुक दंड है, उसके दाएं और बाएं भाग में ये क्या होते हैं, स्थित होते हैं, और आमाशय से क्या होते हैं, ये नीचे होते हैं। इसके मध्य सतह पर एक खांच होती है। अब आपको ये खांच दिख रही है, दबा हुआ जो भाग दिख रहा है बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहा जाता है, या आप इसको हाइलस भी कह सकते हैं। यहीं से होकर के वृक्क में मूत्र नलिका, तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियाँ वो किस में प्रवेश करती हैं, वृक्क में प्रवेश करती हैं। वृक्क की यदि हम आंतरिक संरचना को देखें तो वृक्क के कितने मुख्य भाग होते हैं, 2 मुख्य भाग होते हैं। ये वृक्क की संरचना अलग से है। इसके बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, मध्यांश या मेडुला कहते हैं। मध्यांश वाले भाग में छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी, जिनको हम क्या कहते हैं, वृक्काणु। क्या कहा जाता है, वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं हम इनको। और ये नेफ्रॉन या वृक्काणु ही उत्सर्जन की क्या है, मुख्य इकाई है। जैसे मैंने आपको श्वसन तंत्र में बताया था, श्वसन की मुख्य इकाई क्या थी, कूपिकाएँ। श्वसन का मुख्य अंग क्या था, फुफ्फुस या फेफड़े। इसी तरह उत्सर्जन का मुख्य अंग तो क्या है, वृक्क या किडनी, लेकिन इसकी मुख्य इकाई क्या है, वृक्काणु या नेफ्रॉन। करीब 15 से 20 लाख जो नेफ्रॉन या वृक्काणु हैं वो वृक्क के अंदर पाए जाते हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो इसी को यही मुख्य इकाई कहलाती है और यही उत्सर्जन का कार्य करती है। तो आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो वो हम नेफ्रॉन की संरचना को ही विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम केवल मानव के उत्सर्जन तंत्र के भागों का वर्णन पढ़ रहे हैं, तो नेफ्रॉन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये वृक्क की संरचना थी। अब इसके बाद में है मूत्रवाहिनी। वृक्क के हाइलम भाग से या हाइलस भाग से जो खांच है वहाँ से आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है, वो क्या कहला रही है, मूत्रवाहिनी। तो जो भी मूत्र होता है वो वृक्क में से फिर मूत्रवाहिनी में से आता है। दोनों ओर की मूत्रवाहिनी एक पेशीयुक्त संरचना में खुलती है, जिसको हम क्या, पेशीयुक्त एक थैले की समान संरचना है, जिसको हम क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। यहीं पर आकर के मूत्रवाहिनी से मूत्र आकर के मूत्राशय के अंदर क्या रहता है, संग्रहित रहता है, और पेशीय संकुचन के द्वारा मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये मानव का उत्सर्जन तंत्र की संरचना थी। कल हम या नेक्स्ट लेक्चर में हम मानव के जो उत्सर्जन तंत्र की मुख्य इकाई है, वृक्काणु या नेफ्रॉन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। होमवर्क कॉपी में आपको, जो होमवर्क कॉपी में आपको ये मानव के उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाकर उसके भागों को क्या करना है, समझाना है। यही आपका होमवर्क है। धन्यवाद।